हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, होप यू आर गुड। उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। आज बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के जनरल इंग्लिश गेस्ट पेपर पर। क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले आपको यहाँ थोड़ा याद दहानी कराऊंगा और थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि हर एक टॉपिक का जो आप क्या करेंगे, शॉर्ट समरी तैयार करेंगे अपनी जगह। हर एक टॉपिक जो आपका है उसकी शॉर्ट समरी आप तैयार करेंगे। वो क्यों आपको करना है? ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए। जो भी टॉपिक है उसका जनरल आइडिया या जनरल कंसेप्ट आपके जहन में आ जाएगा, तो जिस वजह से कोई भी आउटबॉक्स क्वेश्चन जब आएगा, आउटबॉक्स मीन्स कि आउट ऑफ सिलेबस जो हो, या कोई टेक्सचुअल क्वेश्चन आता है तो वो आपको आराम से आ जाएगा। बस ये याद रख लीजिए, कोई भी टॉपिक जो आपका है उसकी आप शॉर्ट समरी तैयार करेंगे, यानी आप याद करेंगे वो जिस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, थोड़ा सा मैं डिटेल्ड बाद में बताऊंगा। पिको आयर ऑफर्स अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर व्हाई वन ट्रेवल्स। पिको आयर ने बहुत सारे रीजंस दिए हैं इंसान को क्यों आपको ट्रैवल करना है, तो उसमें से कुछ रीजंस, सम ऑफ ए फ्यू ऑफ दीज इन योर आंसर या इन योर वर्ड्स। तो पिको आयर ने कितने रीजंस दिए हैं, क्या बताया ट्रैवल के बारे में, थोड़े से रीजंस देकर अपना आंसर को जस्टिफाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कल्चरल रिलेटिविज्म एंड कल्चरल अप्रोप्रिएशन। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है और कल्चरल अप्रोप्रिएशन क्या है, ये आपको डिस्कस करना है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रैवलिंग अलाउज अस टू come into contact with more essential parts of our life of ourself। तो पिको एयर कहते हैं ट्रैवलिंग जो है हमें अलो करती है हमारे बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, हमारे सेल्फ के पार्ट्स जो है उनके साथ कांटेक्ट के लिए या कांटेक्ट करने के लिए। तो उनमें से एक डिटेल्ड आप दे दीजिए, डिस्कस इन डिटेल व्हाट आयर मीन्स बाय दिस। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने देनी है, पिको एयर क्या कहना जा रहा है। पिको एयर का क्या कहने का मतलब है कि ट्रैवलिंग से हमें बहुत सारे अपने पार्ट्स को जानने का एक समय मिलता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज एन मीन बाय पेपर इज मोर पेशेंट देन मैन। एन का कहना है, एन का क्या कहना है कि पेपर इज मोर पेशेंट देन मैन, पेपर में ज़्यादा सब्र है बजाय इसके कि एक इंसान के। How does this maxim justify and facilitate her writing in a diary। तो किस तरीके से ये उसकी डायरी, जो डायरी राइटिंग करती है उसमें फैसिलिटेट करता है ये मैक्सिमस को। तो आपको बताना है कि किस तरीके से पेपर मोर पेशेंट, यानी कि पेपर में ज़्यादा कोई बर्दाश्त ज़्यादा है बजाय कि इंसान के। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, discuss the events that prompt Anne to say, everything has upset me again this morning, in her letter dated Wednesday 13 January 1943। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अब वो इवेंट्स बता दीजिए जो एन को ये कहने पे मजबूर करते हैं कि आज सुबह जो है आज सुबह इस मॉर्निंग को बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने मुझे अपसेट किया। वो एक लेटर में लिख रही है। किस डेट को? लेटर वेडनेसडे 13 जनवरी 1943। वो वाली लेटर जो वो लिखती है किस बुनियाद पे और क्या होता है उसमें, तो वो इवेंट्स आपको यहाँ पे बताने हैं किस बुनियाद पे वो कहती है कि इन्होंने मुझे अपसेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, is Anne justifiable in holding mankind responsible for waging the war that brought the Holocaust in its way। एन का कहना है, या इसको जस्टिफाई कीजिएगा, किस तरीके से उसने रेस्पॉन्सिबल ठहराया है कि एक इंसान को इस होलोकास्ट का, यानी कि एक इंसान को जिम्मेदार ठहराया है जो होलोकास्ट हो गया था, वहाँ तबाही हुई थी। कुछ रीजंस आपको मांगे जा रहे हैं, गिव सम रीजंस। क्वेश्चन नंबर 7 इज, explain the poem as a weapon of resistance against the Israeli occupation of Palestine। तो आप एक्सप्लेन कीजिएगा, आईडी कार्ड की बात चल रही है, मोहम्मद दरवेश की बात। ये पोएम एक वेपन है, वेपन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो गया को बर्दाश्त करना, रेजिस्टेंस लिटरेचर भी टर्म है, रेजिस्टेंस और सारे चीज़ें हैं इसके साथ जुड़े हुए, वो तो यहाँ डिस्कस नहीं करने हैं, बस इतना बताना है। आप हमें बता दीजिए ये पोएम किस तरीके से वेपन ऑफ रेजिस्टेंस है, किसके? जो इसराइली ऑक्यूपेशन वहाँ पे है।
तो वो मोहम्मद दरवेश किस तरीके से बताता है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द इमेजरी ऑफ द पोएम इन इट इज पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। आईडी कार्ड की इमेजरी हमने बतानी है किस कंटेक्स्ट के बुनियाद पे? पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से हमें बताना है इसकी इमेजरी क्या है। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ज़ेर नज़र रखकर हमें कहना है कि इमेजरी क्या दिखा रहा है, कि जैसे आपको पता ही है कि आईडी कार्ड में क्या होता है, तो इमेजरी कैसे है, व्हाट इज़ द इमेजरी ऑफ द पोएम इन इट इज पॉलिटिकल। इमेजरी क्या है और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की वसादत से आपको समझाना है क्या इमेजरी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। हाउ डज द पोइट पे होमेज टू हिज एंसेस्ट्रल वे ऑफ लाइफ। किस तरीके से पोइट जो है अपने एंसेस्ट्रल वे को होमेज कर रहे हैं, एंसेस्ट्रल वे को बता रहे हैं, एंसेस्ट्रल वे ऑफ लाइफ को बता रहे हैं, किस में? डिगिंग में। ये भी आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हाउ डज द इमेजरी ऑफ द पोएम इवोक ए सेंसुअस टेक्सचर ऑफ थिंग्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। किस तरीके से यही जो पोएम है डिगिंग सेंसुअस टेक्सचर हमें बता रहा है कि बाहरी दुनिया क्या है। असल में वो कह रहा है कि बाहरी दुनिया के बारे में आप हमें बता दीजिए किस तरीके से ये जो इमेजरी है डिपेक्ट करती है सेंसुअस टेक्सचर ऑफ थिंग्स जब हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखते हैं। ये था क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 11 क्या है? द कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। द कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी इज ब्रॉट इनटू शार्प रिलीफ by the paradoxical and ambiguous imagery and structure of the poem. Comment. क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा ये ड्राइव जैसे लग रहा है। कंट्रास्ट किया जा रहा है बाय द कंट्रास्ट बिटवीन दो चीज़ों के, अपीयरेंस एंड रियलिटी। दिखाई क्या दे रहा है और हकीकत क्या है, ये एक बात है। दिखाई क्या दे रहा है और हकीकत क्या है, ये चीज़ जो बिल्कुल इन शार्प कंट्रास्ट ये कह सकते हैं, या शार्प रिलीफ में उन्होंने पैराडॉक्सिकली उसको लाया है आमने सामने जब उनको ठहराया जा रहा है। अपीयरेंस क्या है, रियलिटी क्या है और एम्बिग्यूअस इमेजरी क्या है। एम्बिग्यूअस इमेजरी, एम्बिग्यूअस मीन्स की जो हमें समझ नहीं आता है, जो कभी गड़बड़ी हो जाती है, और स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। ये 2-4 बातें उन्होंने कही है कि ये चारों बातों पे आप कमेंट कीजिएगा, यानी कि आपको आंसर में देना है। तो कंट्रास्ट जो किया है अपीयरेंस और रियलिटी को, वो आपको डिस्कस करना है विद किससे? ये जो एम्बिग्यूअस इमेजरी है इसमें और स्ट्रक्चर ऑफ पोएम। ये चारों चीज़ें आपको बिल्कुल निश्चित तरीके से डिस्कस करनी है पोएम आंसर में। तो इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मोस्ट रीडिंग्स ऑफ द पोएम हैव ट्रीटेड द स्पीकर एज अ वुमेन। तो अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है जब रीडिंग किए जाती हैं इस पोएम को, द फोटोग्राफ ऑफ मी को जब रीड किया जाता है तो ये समझा जाता है कि हर एक इस स्पीकर को, कहने वाले को एक वुमेन समझते हैं कि कोई वुमेन है जो ये कह रही है। अब हमें क्वेश्चन हमारे ऊपर क्या है, वुड यू एग्री, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि सब लोगों ने जो इसे पढ़ते हैं वो उसको वुमेन मानते हैं? क्या आप उससे एग्री है तो आप अपनी रीजन दे दीजिए। कोई एग्री है तो वो उस तरीके से रीजन देगा, कोई नहीं है एग्री इसके साथ तो वो दूसरे तरीके से रीजन देगा। तो पोएम हमारी है दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इंप्रेशन हैव यू फॉर्मड ऑफ वाल्मीकि's पेरेंट्स फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो जो जूठन है प्ले हमारी, उस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से आप क्या इंप्रेशन हासिल करते हैं, आपको क्या इंप्रेशन पड़ता है वाल्मीकि's के पेरेंट्स जो है। व्हाट इंप्रेशन हैव यू फॉर्मड, ये हमें पूछा जा रहा है, हमें बताया जा रहा है। यहाँ पे एक ना कभी कंफ्यूज ना हो जाइए। ये आपको, अगर हम देखेंगे क्रिटिकल रेफरेंस को देखेंगे तो ये बात हम पे आती है कि आपने किस तरीके से इस जो टेक्स्ट आपके पास था क्या हासिल किया आपने। व्हाट इंप्रेशन हैव यू फॉर्मड ऑफ वाल्मीकि's पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स हैं इस गिवन एक्सट्रैक्ट के हिसाब से आपने क्या उसमें से इंप्रेशन ले लिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्रिटिकली कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द नॉवल एज अ प्यूगनेंट corroboration of the treatment of Dalits at the hands of upper castes। तो क्रिटिकली आप कमेंट कीजिए किस बात पे, ये जो नावल है इसमें क्या बताया कोरोब्रेशन ऑफ जो ट्रीटमेंट वो दलित्स को देते हैं। इसमें जो दलित्स के साथ ट्रीटमेंट है वो चीज़
आपको बताना है एट द हैंड्स ऑफ किन के जरिए, जो अपर कास्ट है। तो इसके साथ में अगर आप अपने टेक्स्ट से देखेंगे, इसके साथ में और एक क्वेश्चन जुड़ा है, दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर लगेगा। जूठन का ये शायद क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी जूठन पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप वहाँ पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 और 4 का एक ही आंसर है कि दोनों में ये पूछा जाता है अपर कास्ट जो हैं उनकी वजह से दलित्स के और जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, वो आप डिस्कस कीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसने क्रिटिकली कमेंट कह दिया है। आप कमेंट कीजिएगा इस चीज़ पे। ये जो नावल है इसमें दलित्स के और जो ट्रीटमेंट, दलित्स के और जो वो बर्ताव करते हैं उसको अपर केस्ट्स के हाथों जो उनको बर्ताव मिलता है वो चीज़ें आप कमेंट कीजिएगा, वो चीज़ें आप डिस्कस कीजिएगा, क्रिटिकली आप इसको डिस्कस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वहाँ पर है, हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 है। तो टेक्स्ट पे 3 और 4 है, दोनों क्वेश्चन उसका एक ही आंसर लगेगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ तक हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ तक मैं ये कहूँगा, इट विल, आई गारंटी यू इट विल हेल्प यू। मुझे मालूम है कि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे निसाब से। तो इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, तो यहाँ तक हमारा था आज, ये कहना चाहूँगा वो है थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। हमारे साथ यहाँ तक रहने के लिए फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि थैंक्स एंड टेक केयर, बाय बाय।